एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, इकोलॉजी का जो हम कर रहे थे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। सबसे पहले इस टॉपिक में हम मतलब इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ अडेप्टेशन एंड द पॉपुलेशन। ये दो टॉपिक आज मैं इस चैप्टर में कवर करूँगी और आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर भी कवर हो जाएगा। उसके बाद हम इसके MCQ और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लगाएंगे। उसके साथ साथ मतलब क्या है कि यार चैप्टर को ना टिप्स पे करना है, ठीक है, ताकि आपको बार बार इसको रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। और फिर इसके नोट जो है ना वो मैं आपको टेलीग्राम पे, मेरे चैनल जो है टेलीग्राम पे, उसमें दे दूँगी। बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए हैं यहाँ मैंने, ज़रूर देखना। मतलब आई थिंक कि आपको नोट्स देखते ही ना मन करेगा कि हाँ भाई पढ़ लूँ बस जल्दी जल्दी इस चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम द एडेप्टेशन। यहाँ पे हमने इस टॉपिक को छोड़ा था। सो वाइल कंसीडरिंग द वेरियस अल्टरनेटिव अवेलेबल टू ऑर्गेनिज्म फॉर कोपिंग विद extremes in their environment, we have seen that some are able to respond through certain physiological adjustment while others do so behaviorally। मतलब क्या कहते हैं कि जब हम देखते हैं अपने जो considering the various alternative available to organism for coping with extreme in the environment, कि काफ़ी सारी इन्वायरमेंट में एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। तो वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कोप कर रहे होते हैं, मतलब कि खुद को वहाँ पे सर्वाइव रखने के लिए काफ़ी सारी एक्सट्रीम कंडीशंस के साथ क्या करते हैं, कोपिंग करते हैं। सो वी हैव सीन दैट सम आर एबल टू रिस्पॉन्ड थ्रू सर्टन फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट। और हम क्या देखते हैं कि कुछ तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने फिजियोलॉजिकली एडजस्टमेंट के साथ वहाँ पर रिस्पॉन्ड करते हैं। बाकी कुछ जो होते हैं वो बिहेवियरली करते हैं, जैसे कि कुछ फिजियोलॉजिकली की, जैसे मेटाबॉलिकली अगर बाहर का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कूल है तो उस केस में वो अपने मेटाबॉलिक को इतना ज़्यादा वो कर लेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल में आपको बताया है कि बाहर के इन्वायरमेंट के साथ वो फिजियोलॉजिकली एडजस्ट करते हैं। कुछ जो है वो बिहेवियरली करते हैं, जैसे माइग्रेटिंग टेम्परली टू लेस स्ट्रेसफुल हैबिटेट, ये क्या हो गया, बिहेवियरली हो गया। देन दीज रिस्पॉन्सेज आर ऑल्सो एक्चुअली देयर अडेप्टेशन। तो ये रिस्पॉन्स क्या है, खुद को वो अडेप्ट कर रहे हैं उस कंडीशन में, कि भाई कैसे किसी तरीके से वो खुद को अडेप्ट कर पाएँ कि वो सर्वाइव कर पाएँ। सो वी कैन से दैट अडेप्टेशन। तो यहाँ पे अडेप्टेशन है क्या, अडेप्टेशन का क्या मतलब है रियलिटी। सो वी कैन से दैट अडेप्टेशन इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल हो जाए, फिजियोलॉजिकल और या बिहेवियरली, that enable the organism to survive and reproduce in its habitat। मतलब habitat क्या, adaptation क्या है, adaptation कुछ नहीं, ये है कि किस तरीके से एक organism खुद को उसमें attribute कर रहा है ताकि वो बस survive कर सके उस जगह पे जहाँ पे वो रह रहा है, जिस habitat में वो रह रहा है। Many adaptations have evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जेनेटिकली क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर। अगर मान लो, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी, जैसे कि कहते हैं कि अगर मान लो बाहर एक्सटर्नली जो वाटर है वो एब्सेंट हो, तो जो कंगारू रैट है वो क्या करता है, जो कि प्रेजेंट होता है नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में, वो क्या करता है, कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट, ताकि उसको उसकी वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो वो क्या करेगा कि वाटर रिक्वायरमेंट्स थ्रू इट्स इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, अपनी जो इंटरनल फैट होती है ना उसकी ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर देता है, ताकि इंटरनली ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है ताकि उसकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट्स है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इन विच वाटर इज़ द बाई प्रोडक्ट, जिसमें जब वो ऑक्सीडेशन होती है फैट की तो उसके अंदर जो हमारा वाटर है वो क्या होता है, बाई प्रोडक्ट, एज अ बाई प्रोडक्ट होता है, जिसके साथ वो अपनी जो उसको वाटर नहीं मिल रहा उसके साथ वो क्या कर रहा है, खुद को एडजस्ट कर लेता है। इट ऑल्सो हैज़ अ एबिलिटी टू कंसनट्रेट इट्स यूरिन। इसके पास एक और एबिलिटी होती है कि ये अपने यूरिन को क्या कर देता है, कंसनट्रेट कर देता है, सो दैट यूरिन जो है वो क्या हो, मिनिमल वॉल्यूम में लॉस हो। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ यूज टू रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। दैट सेम एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है डेजर्ट प्लांट्स की। Many desert plants have a thick cuticle on their leaf surfaces and have their stomata arranged in deep pits। क्योंकि अगर देखो यार स्टोमेटा डीप पिट्स में होगा ना, तो डीप पिट्स में स्टोमेटा होने की वजह से स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन क्या होगा, कम होगा, मतलब मिनिमम हो जाएगा, वाटर का लॉस कम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये भी एक उसका वो खुद को क्या कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है
अपने स्टोमेटा को क्या करके डीप करके, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सनकन स्टोमेटा। जब स्टोमेटा बहुत ज़्यादा लीफ के अंदर क्या हो जाए, डीप प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सनकन स्टोमेटा। टू मिनिमाइज to minimize water loss through transpiration. They also have a special photosynthetic pathway. कुछ प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है जिसे हम बोलते हैं कैम, दैट इनेबल देयर स्टोमेटा टू रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम। नाउ वट दैट CAM कैम, ये क्या करता है कि जो स्टोमेटा होता है ना वो डे के टाइम में भी क्या रखता है, क्लोज रखता है, ताकि ट्रांसपीरेशन हो ही ना डे के टाइम, ठीक है। सम डेजर्ट प्लांट्स जैसे कि ओपनचिया एक एग्जांपल दी गई यहाँ पे कि कुछ ऐसे डेजर्ट प्लांट जैसे ओपनचिया होता है, भाई उसने तो मतलब हद ही कर दी, उसने तो अपने लीव्स जो है वो स्पाइंस में कन्वर्ट कर लिए। दे आर रिड्यूस टू स्पाइन, इसके पास लीव्स नहीं होते हैं, इसके लीव्स जो किसके अंदर रिड्यूस हो जाते हैं, स्पाइंस के अंदर। एंड द फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन ओवर बाय द फ्लैटेंड स्टेम्स, ताकि उसके जो लीव्स अगर ना हो तो वो ऐसा कोई फंक्शन ही ना कर पाए जिसकी वजह से वाटर लॉस हो, तो वो सब क्या होता है, फंक्शन इज टेकन ओवर बाय द फ्लैटेंड स्टेम्स। What is next? Next is a mammals from colder climate generally have shorter ear and limbs. ये एग्जाम्पल सेम पहले भी बता चुकी हूँ मैं जब हमने वो पढ़ा था, जहाँ पे बोला गया था कि जो मैमल्स होते हैं ना, कुछ मैमल्स क्या होते हैं जो कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं, उनकी जो ईयर्स और लिम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, छोटी छोटी होती हैं। क्यों होती हैं? ताकि उनका जो हीट का लॉस है ना वो मिनिमम हो पाए, ठीक है। देखो अगर ज़्यादा होंगी, देखो हीट लॉस क्या थी, मैंने आपको बताया था हीट लॉस क्या है, ये क्या है, हमारा जो सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया की प्रॉपर्टी है हीट लॉस की। तो अगर सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा, लिम्स अगर छोटी होंगी तो उसका मतलब क्या है, सरफेस एरिया कम है, और अगर सरफेस एरिया कम है तो हीट क्या होगी, कम लॉस होगी। तो मिनिमम हीट लॉस होती है जो कि मैमल्स कोल्डर क्लाइमेट्स में रहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, एलेंस रूल। दिस इज कॉल्ड द एलेंस रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलेंस रूल, इस पर क्वेश्चन भी आ चुके हैं पहले, तो इसको आप ज़रा गौर कीजिए। सो इन द पोलर सीज एक्वाटिक मैमल्स लाइक सील्स, अब हम देखते हैं कि जैसे पोलर सीज हैं उनमें जो एक्वाटिक मैमल्स रहते हैं लाइक सील्स हैं, हैव थिक लेयर ऑफ फैट। इनके पास क्या होती है, बहुत ज़्यादा थिक लेयर होती है फैट की, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लबर, बिलो देयर स्किन दैट एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड रिड्यूस लॉस ऑफ बॉडी हीट। ये जो ब्लबर है, थिक लेयर ऑफ फैट जो कि ब्लबर है, ये क्या होती है, इनकी स्किन के बिनेंथ मतलब नीचे होती है, और ये क्या करती है कि एज अ इंसुलेटर काम करती है, मतलब कि हीट लॉस रिड्यूस करती है, लॉस ऑफ बॉडी हीट। नेक्स्ट इज सम ऑर्गेनिज्म पोसेस एडेप्टेशन दैट आर फिजियोलॉजिकली विच अलाउ देम टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है कि जो वो खुद को अडेप्ट करते हैं बाय फिजियोलॉजिकल, विच अलाउ देम टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। फिजियोलॉजिकल जब वो करते हैं ना खुद को, तो उनकी एक खासियत क्या है कि वो अलाउ देम टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में वो क्या करते हैं कि खुद को क्विकली रिस्पॉन्ड दे सकते हैं, मतलब खुद को क्विकली अडेप्ट कर सकते हैं उस अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इफ़ यू हैड एवर बीन टू एनी हाई एल्टीट्यूड, जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एक मैमल्स की ही एग्जाम्पल है, हम लोगों जैसी ह्यूमंस की, कि हम फिजियोलॉजिकली भी खुद को क्या करते हैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं। जैसे अगर हम बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जाएं, राइट, हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस पे जाते हैं, जैसे कि मोर देन 3500 मीटर, जैसे जो कि प्रेजेंट है रोहतांग पास नियर मनाली, एंड वहाँ पे हमें क्या फील होगा, एल्टीट्यूड सिकनेस। वहाँ पे हमें क्या हो सकता है, एल्टीट्यूड सिकनेस। व्हाट इज़ एल्टीट्यूड सिकनेस हियर? इट्स सिम्टम्स, इसमें कुछ नहीं होता है, इसके पहले सिम्टम्स क्या हैं, नौशिया फील होगा हमें यहाँ, वहाँ पे फटीग होगी एंड हार्ट की पाल्पिटेशंस बढ़ जाएगी। दिस इज़ बिकॉज इन द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं वहाँ का प्रेशर क्या होता है, लो होता है, राइट। वहाँ का प्रेशर क्या होता है, लो होता है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाई एल्टीट्यूड, द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, वहाँ पे इनफ ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलती, बट ग्रेजुअली यू गेट acclimatize and stop experiencing altitude sickness. How did your body solve this problem? अगर हमें हाई एल्टीट्यूड पे जाकर के एल्टीट्यूड मतलब एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है तो हमारी बॉडी उसको, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है?
द बॉडी कंपेंसेट लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग। अब उसको ऑक्सीजन तो भाई मिल नहीं रही, प्रॉपर लो मिल रही है, तो खुद को वो कैसे अडेप्ट करेगी? अब जिंदा तो रहना ही है ना। पहले खुद को बॉडी अडेप्ट करेगी, उसके बाद अगर सीवियर केसेस हो जाए तो देखा जाता है। पहले खुद को बॉडी क्या करती है, हर केस में खुद को अडेप्ट करती है। सो अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं कंपनसेट हो रही है पूरी, तो क्या करेगी बॉडी? इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। डिक्रीजिंग द बाइंडिंग अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन की अगर बाइंडिंग अफिनिटी ही ऑक्सीजन के साथ कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? सॉरी डिक्रीजिंग द बाइंडिंग अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड बाय इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट। इस तरीके से ब्रीथिंग रेट बढ़ा, तो रेट बढ़ने की वजह से क्या हुआ? ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर आएगी। मतलब देखो, है वैसे तो कंपैरेटिवली वहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? कम है, लेकिन अगर हमारी ब्रीथिंग रेट ही बढ़ जाएगा तो अगर कम में भी वो है तो मतलब कम में भी वहाँ पे होगी अवेलेबल, तो जैसे ही हमारा ब्रीथिंग रेट क्या होगा? कम बढ़ेगा, तो उस केस में हमारी जो ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर आएगी। इस केस में हमारी बॉडी खुद को क्या कर रही है? अडेप्ट कर रही है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। देखो तभी तो देखते हैं जो हिमाचली लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम चबी चबी और रेड रेड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी रेड ब्लड सेल्स का काउंट भी बहुत ज़्यादा होता है, हाई एल्टीट्यूड पे रह रहे हैं ना वो लोग। सो नेक्स्ट इज मैनी ट्राइब्स लाइव इन द हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय फाइंड आउट इफ दे नॉर्मली हैव अ हायर रेड ब्लड सेल काउंट or total hemoglobin than people living in the plains. In most animals, the metabolic reactions and hence all the physiological functions. तो बहुत सारे एनिमल्स में क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रोसीड ऑप्टिमली इन अ नैरो टेम्परेचर रेंज। ऑप्टिमली वो क्या होता है? नैरो टेम्परेचर पे काम करते हैं, एज अ बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। बट जैसे कि हम अब देखते हैं आर्की बैक्टीरियाज के अंदर, आर्की बैक्टीरिया दैट फ्लूरिश इन हॉट स्प्रिंग्स, वो तो भाई हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं। अब उनके अंदर कैसे होगा ये सब कुछ? हम तो 37 डिग्री टेम्परेचर पे भी एकदम ऑप्टिमली हमारे फंक्शन चल रहे हैं। बट देखो कुछ यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया है दैट फ्लोरिश इन हॉट स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर टेम्परेचर फार एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज हाउ दिस इज पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल बिकॉज उनकी बॉडी के अंदर अडेप्ट करने की कैपेसिटी है। अगर जो आर्की बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स में रह रहे हैं तो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर या फिर देयर इज अ समथिंग की जो उनकी बॉडी वहाँ पे अडेप्ट कर पाए, राइट? मतलब सिंपल सी बात है, अडेप्टेशन में आपको बताया यही गया है कि कैसे यार अलग अलग एनिमल्स, मैमल्स एंड ऑर्गेनिज्म जो भी अलग अलग हैं वो किस तरीके से खुद को अडेप्ट कर रहे हैं अलग अलग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो मैनी फिश थ्राइव इन अंटार्कटिक वाटर्स वेयर द टेम्परेचर इज बिलो ज़ीरो। अब यहाँ पे हैं कि कुछ ऐसी फिशेज जो कि अंटार्कटिक वाटर्स में रहती हैं, वहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता है? बिलो ज़ीरो, बट फिर भी वो क्या कर रही है? वहाँ पे अडेप्ट कर रही हैं। हाउ डू दे मैनेज टू प्रिवेंट देयर बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम फ्रीजिंग? कैसे वो खुद को मतलब फ्रीजिंग से भी रोक लेती हैं? उनकी बॉडी फ्रीज क्यों नहीं होती जहाँ पे टेम्परेचर बिलो देन ज़ीरो है? अ लार्ज वैरायटी ऑफ मेरीन invertebrates and fish live at great depth in the ocean where the pressure could be more than 100 times the normal atmospheric pressure that we experience. How do they live under such high pressure and do they have any special enzymes? So organisms living in such extreme environments show a fascinating array of biochemical adaptations. Some organisms Some organisms show behaviorally response to cope up with the variations in their environment. कहते हैं कि कुछ organisms क्या करते हैं, वो behaviorally भी response जो है वो show करते हैं ताकि वो जिस environment में रह रहे हैं उसको cope up कर पाएँ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, इस एग्जाम्पल पे अच्छे से आप इसको रीड कीजिएगा कि डेजर्ट लिजार्ड ये खुद को ये पूछ लेते हैं ना कि वो फिजियोलॉजिकली खुद को अडेप्ट कर रही है या बिहेवियरली अडेप्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो लिजार्ड है ना वो बिहेवियरली खुद को अडेप्ट करती है। वो क्या करती है कि जो डेजर्ट लिजार्ड है लैक द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी, लैक यहाँ पे वो लैक है उसके अंदर फिजियोलॉजिकल एबिलिटी, वो बिहेवियरली खुद को अडेप्ट करती है। दैट मैमल्स हैव टू डील विद द हाई टेम्परेचर ऑफ देयर हैबिटेट।
बट मैनेज टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर फेयरली कॉन्स्टेंट बाय बिहेवियरली मीन्स। अगर जिसके अंदर भाई फिजियोलॉजिकल एबिलिटी लैक है वो खुद को बिहेवियरली अडेप्ट करते हैं उस जगह पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे बास्क इन द सन एंड एब्जॉर्ब हीट व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप बिलो द कंफर्ट जोन। जैसे ही उसका बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, जो उसकी कंफर्ट जोन है, जैसे कि मान लो ये उसकी एज अ अज्यूम दैट कि ये उसकी कंफर्ट जोन है लिजार्ड की, ठीक है। इस टेम्परेचर पे उसको रहना है। जैसे ही ये टेम्परेचर बिलो इस कंफर्ट जोन से नीचे गया, वो क्या करती है, सन के नीचे जाती है, वहाँ पे क्या करती है, बैठ जाती है, ठीक है। वहाँ पे कुछ टाइम के लिए वो बैठ जाएगी। दे बास्क इन द सन एंड एब्जॉर्ब हीट, वहाँ पे बैठ करके वो क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है। जैसे ही उसकी कंफर्ट जोन कंप्लीट हो गई, absorb heat when their body temperature drop below the comfort zone but move into shade when the ambient temperature start increasing। उसी टाइम पे वो शेड में चली जाएगी जैसे ही एम्बियंट आसपास का टेम्परेचर जो हो जाएगा ना वो इंक्रीज होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। तो वो खुद को बिहेवियरली देखो, पहले वो आई फिर वो वहाँ से शेड में चलेगी, दैट इज द बाय बिहेवियरली वो कैसे खुद को अडेप्ट कर रही है। Some species are capable of boring into the soil to hide and escape from the above ground heat। कुछ क्या करती हैं, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से होते हैं ना, जो वो क्या करते हैं खुद को मतलब जो होती है ना राजस्थान में सॉइल वगैरह ऐसे कुछ होती है, क्या करते हैं उसको उसके नीचे चले जाते हैं ताकि वो खुद को बाहर की हीट से बचा सके। ये ऑल्सो क्या है, बिहेवियरली। सो दैट इज़ कि कैसे वो खुद को अडेप्ट करते हैं बाय बिहेवियरली। हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स देखी बिहेवियरली, फिजियोलॉजिकली। उसके बाद हम देखते हैं पॉपुलेशन। व्हाट इज़ पॉपुलेशन? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। यस, पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। अब क्या ये पॉपुलेशन यार और भी टाइप की हो सकती है? बिल्कुल, आगे हम बहुत कुछ पढ़ेंगे इसके अंदर। सबसे पहले पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। व्हाट इज़ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स? In nature, we rarely find isolated single individual of any species। नेचर में हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत कम जो आइसोलेटेड मतलब सिंगल स्पीशीज़ के इंडिविजुअल मिलेंगे। कोई भी देख लो यार, अगर आप भी हो ना तो आप एक घर में रह रहे हो तो आप अकेले नहीं रह रहे हो, आपके पेरेंट्स भाई बहन सब एक साथ रह रहे हैं, तो आप एक ग्रुप में रह रहे हो। सिंगल इंडिविजुअल हमें नेचर में बहुत ही कम रेयरली मिलेंगे। मेजॉरिटी ऑफ देम लाइव इन ग्रुप्स। बहुत सारे क्या हैं, वो ग्रुप्स में रह रहे हैं इन अ वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, जहाँ पे आप वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हो। नेक्स्ट इज शेयर और कम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज। जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे क्या करते हैं, सिमिलर रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, खुद के साथ कम्पीट कर रहे हैं। पोटेंशियली इंटरब्रीड एंड दिस कंस्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। पोटेंशियली क्या करते हैं, इंटरब्रीड कर रहे हैं, एंड इन सबको मिला करके हम बोलते हैं कि वो क्या है, पॉपुलेशन। Also hold the term interbreeding। What is interbreeding? Interbreeding is कि ये क्या करती है, लिंक करती है इकोलॉजी को किसके साथ, पॉपुलेशन जेनेटिक एंड एवोल्यूशन के साथ। अ पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन के पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं वेयर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट, जो कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के पास वो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, नहीं होते। इंडिविजुअल में है बर्थ्स एंड डेथ्स। जो इंडिविजुअल है उसके पास क्या होते हैं, बर्थ्स एंड डेथ्स हो सकते हैं। बट अ पॉपुलेशन हैज़ अ बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स। इन अ पॉपुलेशन these rates refer to per capita births and deaths। The rates hence expressed are change in numbers। रेट क्या है यहाँ पे, रेट है कि चेंज इन नंबर। यहाँ तो वो पॉपुलेशन बढ़ सकती है, यहाँ तो वो पॉपुलेशन कम हो सकती है, इंक्रीज और डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। हियर इज एन एग्जाम्पल, इफ इन अ पॉन्ड देयर वर 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड, टेकिंग द करंट पॉपुलेशन इज क्या हो गई, 28 हो गई। जो जैसे ही हमने कैलकुलेट किया, 8 जो न्यू आए हमारे पास और 20 जो हमारे प्रीवियस ईयर में थे, उनका रेशियो कितना आ गया, उनका रेट टोटल निकल के कितना आ गया, 0.4। दैट मीन्स 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर क्या हो गए हमारे पास आए। इफ 4 इंडिविजुअल इज अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज डाइड ड्यूरिंग a specified time interval, say a week,
death rates in a population during that period is 4/40, that is 0.1 individual per fruit fly per week. There is another attribute characteristics of a population is sex ratio. आगे वाला हमारा जो एट्रीब्यूट है वो कौन सा है, सेक्स रेशियो. सेक्स रेशियो भी क्या है, इसी का एक एट्रीब्यूट है. एन इंडिविजुअल इज ईदर अ मेल और अ फीमेल बट अ पॉपुलेशन हैज़ अ सेक्स रेशियो. जैसे अगर हम इंडिविजुअल की बात करें उसमें हम एक मेल को काउंट करेंगे और हम एक फीमेल को काउंट करेंगे, बट एज अ पॉपुलेशन में हम दोनों के सेक्स रेशियो को काउंट करते हैं. ठीक है, जैसे 60% ऑफ पॉपुलेशन आर फीमेल्स एंड 40% आर मेल्स. A population at any given time is composed of individuals of a different ages. If the age distribution person individual of a given age or age group is plotted for the population, the resulting structure is called an age pyramid. अगर कहते हैं कि हम population के अंदर age जो है एक ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, there is उनका जो age difference है उसके बीच में और पॉपुलेशन के बीच में, तो हमें एक क्या मिलता है, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन एज पिरामिड. रिजल्टिंग स्ट्रक्चर में क्या मिलता है, एज पिरामिड. फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन. हम अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो ह्यूमन पॉपुलेशन के केस में जो एज पिरामिड्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ डायग्राम. द शेप ऑफ द पिरामिड रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन. जैसी भी पिरामिड की शेप होगी वो क्या रिफ्लेक्ट करेगी, उसकी ग्रोथ स्टेटस को, पॉपुलेशन की ग्रोथ स्टेटस को. अब देखो, या तो वो पिरामिड ग्रोइंग हो सकता है, जो पॉपुलेशन है आगे के आगे क्या हो रही है, बढ़ रही है, या वो क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है, डिक्लाइनिंग हो सकता है. हमारे पास 3 टाइप के यहाँ पे पिरामिड्स हैं. पहला पिरामिड जो कि क्या है, एक्सपेंडिंग. आप देख सकते हो जो प्री रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, प्री रिप्रोडक्टिव है ना, वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंडिंग है. उसके बाद हमारे पास आता है स्टेबल, जिसके अंदर प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव आर इक्वल. नेक्स्ट आता है हमारे पास डिक्लाइनिंग, कि पहले प्री रिप्रोडक्टिव क्या थे, कम थे, फिर धीरे धीरे रिप्रोडक्टिव के केस में क्या हो गया, वो बढ़ गए, अगेन वो क्या हो गया, कम होने लग गए. इस पिरामिड को हम और क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ पिरामिड, दैट इज़ अ अर्न शेप एंड दैट इज़ अ स्पिंडल शेप्ड पिरामिड. ठीक है, इस केस में होता क्या है कि यार देखो, ये जो पिरामिड है ना, ये पिरामिड क्या है, ग्रोइंग पिरामिड. हमारे पास जो प्री रिप्रोडक्टिव थे वो सबसे ज़्यादा थे, और रिप्रोडक्टिव क्या है, कम हो गए, और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव थे वो भी क्या हो गए, और कम हो गए. इसी तरीके से स्टेबल के केस में देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव आर इक्वल, इनके अंदर कोई चेंज नहीं आया. लेकिन जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव थे वो क्या हो गए, वो कम हो गए. लेकिन डिक्लाइनिंग के अंदर तो प्री रिप्रोडक्टिव भी लेस होते हैं, और जो रिप्रोड्यूस करने वाले ह्यूमंस हैं, क्योंकि ये हम ह्यूमंस के केस में देखते हैं, ह्यूमंस है वो क्या है, वो ज़्यादा हो गए. लेकिन जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव हो गए वो फिर से क्या हो गए, कम हो गए. सबसे ज़्यादा मतलब ग्रोइंग पिरामिड कौन सा हुआ फिर, ये एक्सपेंडिंग वाला, जिस केस में पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. द साइज ऑफ द पॉपुलेशन टेल्स अस अ लॉट अबाउट हिज स्टेटस इन द हैबिटेट. जो साइज है पॉपुलेशन का वो हमें क्या बताती है, बहुत कुछ उसके स्टेटस बताती है और उसका हैबिटेट बताती है. वट एवर इकोलॉजिकली प्रोसेस वो विश टू इन्वेस्टिगेट इन अ पॉपुलेशन बी इन द आउटकम ऑफ कॉम्पिटिशन विद अनदर स्पीशीज. द इम्पैक्ट of predator or the effect of a pesticide application. We always evaluate them in terms of any change in the population size. अगर हम यहाँ पे देखें तो the size in the nature could be as low as less than 10 Siberian cranes at Bharatpur wetlands in any year, और go into millions. अगर हम देखें कि जो साइज़ है ना, नेचर के अंदर जो साइज़ बने हुए हैं ना, वो लो भी हो सकते हैं, जैसे कि साइबेरियन क्रेन्स भारतपुर वेटलैंड्स में, और वो मिलियंस में भी हो सकते हैं, जैसे कि क्लेमाइंडोमोन्स इन अ पॉन्ड. पॉपुलेशन साइज़ वेरी कर सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो कम भी हो सकते हैं. पॉपुलेशन साइज़ टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन साइज़ को भी ना हम यहाँ पे एक न्यू टर्म के साथ बोलेंगे, दैट इज़ अ पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको हम एन के साथ क्या करते हैं, डेजिग्नेट करते हैं. नीड नॉट नेसेसरली बी मेजर्ड इन नंबर ओनली.
Although total number is generally the most appropriate measure of population density, it is in some cases either meaningless or difficult to determine. In an area, if there are 200 carrot grass को और क्या बोलते हैं, Parthenium hysterophorus plants, but only a single huge banyan tree with a large canopy, stating that the population density of banyan is low relative to that of the carrot grass, amount to underestimating the enormous role of the banyan in that community. In such cases, the percent cover or biomass is a more meaningful measure of the population size. पॉपुलेशन साइज के केस में जो बायोमास है वो ज़्यादा मीनिंगफुल है एज कंपेयर कि उसने कितना मतलब अमाउंट है, नॉट अमाउंट, इट्स बायोमास. टोटल नंबर एज अगेन नॉट एन ईजिली adaptable measure if the population is huge and counting is impossible or very time consuming. If you have a dense laboratory culture of bacteria in a petri dish, what is the best measure to report its density? क्या बेस्ट मेजर होगा कि आप उसकी डेंसिटी को रिपोर्ट कर पाओ? क्या उसकी काउंटिंग करोगे? नहीं, यहाँ पे आप काउंटिंग नहीं कर सकते. समटाइम फॉर सर्टेन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन देयर इज़ अ नो नीड टू नो द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटीज़. कहते हैं कि कुछ टाइम पे क्या होता है कि इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि उसकी एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या है पॉपुलेशन की. रिलेटिव डेंसिटीज सर्व द पर्पस इक्वली वेल. इनफैक्ट हम वहाँ पे उसकी रिलेटिव डेंसिटी भी ले लें तो वो भी उतना ही पर्पस, मतलब उसका भी इक्वली ही वो वेल है. फॉर इंस्टेंस द नंबर ऑफ फिश कव पर ट्रैप इज गुड इनफ मेजर ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक. वी आर मोस्टली obliged to estimate population size indirectly without actually counting them or seeing them. The tiger census in our national parks and tiger reserves is often based on pug marks and fecal pellets. देखो pug marks and fecal pellets के सहारे देखते हैं उसे. नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ग्रोथ. देखो यहाँ मैं तो मतलब इसमें जो यहाँ पे ग्राफ्स दिए गए हैं ना, दिस वन, मैं तो इसमें बड़ा कंफ्यूज होती थी. मतलब इसके अंदर जो ग्राफ्स हैं ना, ये मैं इन दोनों के अंदर बहुत कंफ्यूज हो जाती थी. लेकिन अब मुझे पता चल गया कि इसको कैसे हम मतलब याद कर सकते हैं टिल आपके जो नीट का एग्ज़ाम है तब तक दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. सो पॉपुलेशन ग्रोथ, इसके अंदर ना ये 4 टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है. ये 4 टर्म्स जो है ना, इनको बस याद रख लो. नेटैलिटी क्या है, मोर्टेलिटी क्या है, इमिग्रेशन क्या है एंड एमिग्रेशन क्या है. ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आ चुके हैं. तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है ना, दैट इज़ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीशीज़. किसी भी स्पीशीज़ के लिए जो पॉपुलेशन का साइज़ है ना, नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर, वो कोई स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, वेरी कर सकता है साइज जो होगा. ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ नटैलिटी, रेफर टू द नंबर ऑफ बर्ड्स. नटैलिटी से बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन अ पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी. मतलब जो पहले डेंसिटी थी उसके अंदर ये क्या हो रहा है, एडअप हो रहा है, कुछ ऐड कर रहे हैं, बर्थ ले रहे हैं ना, तो ऐड हो रहा है. मोर्टेलिटी इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स. देखो मोर्टेलिटी एम से क्या हो जाएगा, एम से मीन्स कि यू नो वर्ड में यूज़ करते हैं मरना, तो दैट इज़ द मोर्टेलिटी इज मीन्स डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड. इमिग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट. देखो मान लो ये हमारे पास एक इस एरिया में क्या है, ये 2 एरियाज़ है. ठीक है, ये जो एरिया ना, इस पे पहले इंडिविजुअल्स रह रहे थे सेम ही स्पीशीज़ के. यहाँ से वो कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम द एल्सवेयर, इस जगह से वो इस हैबिटेट में चले गए. मतलब ये एल्सवेयर, ये किसी और जगह से वो क्या करके इस जगह पे आ गए. दैट इज़ come into the habitat from elsewhere during the time period under consideration. But emigration के अंदर क्या होता है, is the number of individual of the population who left. मतलब emigration के केस में होगी कि जो ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे थे वो क्या करके वो लेफ्ट, मतलब वो वहाँ से किसी और जगह पे चले गए, वो वहाँ से चले गए, वो लेफ्ट द हैबिटेट एंड मतलब वो क्या है, माइनस में जा रहे हैं, कम कर रहे हैं इस एरिया के पॉपुलेशन को. तो वो लेफ्ट द हैबिटेट एंड गोन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन.
चार्ट भी मतलब यहाँ पे जो ये चार्ट है ना ये भी यही शो कर रहा है नेटैलिटी क्या है, बर्थ जो कि एडअप हो रहा है पॉपुलेशन की डेंसिटी में, इमिग्रेशन क्या है प्लस ये भी क्या है एडअप हो रहा है किसी और जगह से यहाँ पे आ रहा है, मोर्टेलिटी क्या है डेथ रेट मतलब डेथ हो रही है तो वो वहाँ से जा रहा है माइनस में, इमिग्रेशन क्या है, इमिग्रेशन क्या है वो वहाँ से जा रहे हैं लेफ्ट मतलब उस जगह से कहीं और जा रहे हैं। सो इन सब को मिला के ना हमारे पास एक इक्वेशन बनती है, इफ़ n इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t देन द डेंसिटी एट टाइम t+1 इज़ दैट। यहाँ पे जो ये b प्लस i है ना बर्थ एंड द इमिग्रेशन ये तो एडअप होंगे, बट d प्लस e इज़ द मोर्टेलिटी एंड द इमिग्रेशन दोनों क्या है यहाँ से माइनस में जा रहे हैं। So you can see from the equation that population density will increase if the number of births plus the number of immigration is more। अगर क्या नंबर ऑफ बर्थ एंड इमिग्रेशन क्या हो जाए ज़्यादा हो जाए तो पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है वो बढ़ रही है, ठीक है, एंड इज़ मोर देन द नंबर ऑफ डेथ्स प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेशन, ये इसके हिसाब से क्या हो जाएंगी ज़्यादा हो जाएंगी। Under normal conditions, birth and deaths are the most important factors influencing population density। Under normal conditions में क्या है कहते हैं कि birth and deaths जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि population की डेंसिटी को क्या कर रहे हैं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। The other two factors assuming importance only under special conditions, for instance if a new habitat is just being colonized, immigration may contribute more significantly to population growth than the birth rate। देयर इज़ अ ग्रोथ मॉडल्स, टू टाइप के ग्रोथ मॉडल्स है हमारे पास, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ मॉडल एंड हमारे पास दूसरा कौन सा है लॉजिस्टिक ग्रोथ। दो टाइप की ग्रोथ हमने पढ़नी है। सो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ के अंदर क्या है देखो, अगर तो हमें क्या देखो यहाँ पे ना क्या किया गया है कि दोनों की दोनों ग्राफ एक ही ग्राफ में पूरे हमने प्लॉट कर दिए, हम ना इनको डिफरेंट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल देखेंगे। देखो एक्सपोनेंशियल के केस में ना पॉपुलेशन डेंसिटी को देखो ये क्या हो रही है बढ़ रही है, मतलब इस केस में ना हमें कोई भी जो वो है ना रिसोर्सेज जो एक ह्यूमन को चाहिए जो हमारी पॉपुलेशन को चाहिए इसकी कोई कमी नहीं है, इसीलिए तो इसकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। सी यहाँ पे ए के रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट व्हेन रिस्पॉन्सेज आर नॉट लिमिटेड द ग्रोथ, रिस्पॉन्सेज क्या है नॉट लिमिटेड द ग्रोथ, प्लॉट इज एक्सपोनेंशियली। और यहाँ पे जो चलो बी की तो हम बाद में बात करेंगे, बी को बी के अंदर ही पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जब क्या रिसोर्सेज यहाँ पे क्या है हमारे लिए, तो हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है वो फूड है, खाने के लिए कुछ हो और जहाँ पे हमें रहना है वो स्पेस हो जाए, तो हमारे पास रिसोर्सेज क्या है फूड एंड स्पेस। इसकी जो अवेलेबिलिटी है ना वो ऑब्वियसली एसेंशियल फॉर द अनइम्पिडेंट ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन। अनइम्पिडेंट मीन्स कि कोई भी टाइप की डिस्ट्रक्शन नहीं है यहाँ पे। अनइम्पिडेंट ग्रोथ की मतलब रेगुलर ग्रोथ होती जाएगी अगर आपको रिसोर्सेज क्या है कंप्लीटली रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कर दिए जाए तो। आइडियली व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, ईच स्पीशीज हैज़ द एबिलिटी टू रियलाइज फुली इट्स इनिशिएट पोटेंशियल टू ग्रो इन अ नंबर। अनलिमिटेड हो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ग्रो उनको जो उनकी रिसोर्सेज है ना वो प्रोवाइड करते जा रहे हैं हम, तो उनकी जो ग्रोथ होगी वो क्या हो जाएगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि डार्विन ने बताया था, एज डार्विन ऑब्जर्व्ड बाय डेवलपिंग हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन देन द पॉपुलेशन ग्रोज इन एन एक्सपोनेंशियली, और पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे हो जाएगी एक्सपोनेंशियली हो जाएगी और जियोमेट्रिक फैशन के अकॉर्डिंग। इफ़ इन अ पॉपुलेशन ऑफ साइज n द बर्थ रेट्स आर टोटल नंबर पर कैपिटा, मतलब हम यहाँ पे ना पर कैपिटा के अंदर ही कंसीडर करते हैं, तो वहाँ पे एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी दैट इज़ dn/dt। ये हम कैसे ले रहे हैं n ड्यूरिंग अ यूनिट टाइम पीरियड, ठीक है, और यहाँ पे बर्थ्स माइनस डेथ्स इनटू n। यहाँ पे हम b और d मतलब बर्थ माइनस डेथ्स को r कंसीडर कर रहे हैं, और अगर हम यहाँ पे r की वैल्यू मतलब b एंड d की जगह पे r पुट कर दें तो दैट इज़ r इंटू n। यहाँ पे जो r है, r क्या है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है इस पर कि उन्होंने यही पूछ लिया था कि ये r क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको देखो इतना भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये r का काम क्या है, ये r क्या है और इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ क्या हैं। r in this equation is called the intrinsic rate of natural increase।
क्या है यहाँ पे, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर चूजन फॉर असेसिंग इम्पैक्ट्स ऑफ एनी बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर और पॉपुलेशन ग्रोथ। ये जो मैंने अंडरलाइन वैसे किए हुए हैं ना, हाईलाइट किए हुए हैं, ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम क्यों यूज़ कर रहे हैं बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर को, पॉपुलेशन ग्रोथ की फैक्टर को देखने के लिए यूज़ करते हैं। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू मच। फिर हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी। आर की वैल्यूज़, नॉर्वे रैट के लिए आर की वैल्यू जो थी 0.015 थी एंड फ्लोर बीटल के लिए 0.12 एंड जो 1981 के अंदर पॉपुलेशन के अंदर आर की वैल्यू देखी गई थी दैट इज़ 0.0205 थी। ये याद करनी है आपको। द अबव क्वेश्चन डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन एंड रिजल्ट इन अ जे शेप्ड कर्व। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जे शेप्ड कर्व मिल रहा है हमें, ठीक है। देन यहाँ पे देखो के का कोई रोल नहीं है इस केस में, के का रोल आएगा आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर। जे शेप्ड कर्व व्हेन वी प्लॉट एन इन रिलेशन टू टाइम, इफ़ यू आर फेमिलियर विद बेसिक कैलकुलस यू कैन दैट ये हमारे पास टोटल क्या आ गई, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, राइट। यहाँ पे एन टी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, एन जीरो इज पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, एन टाइम सॉरी जीरो, और आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। अगर मान लो वहाँ पे डिक्रीज लिख दिया ना वहाँ उन्होंने, तो तुम लोग फंस गए। इतनी चीज़ का भी आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे इंक्रीज है। ई द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम। नेक्स्ट, इस ग्राफ को ना प्लॉट किया गया है पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के बीच में, राइट। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट गो, ओके। लॉजिस्टिक ग्रोथ, no population of any species in nature has at its disposal unlimited resources to permit exponential growth। देखो, हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जैसा पढ़ा वैसा एक्चुअली में कुछ नहीं होता। सच में ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई ऐसी कोई भी स्पीशीज़ नहीं है जिसको कि उसके अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिल जाएं, राइट। मतलब हर केस में जो रिसोर्सेज है वो उनकी कमी हुई रहती है हमें। दिस लीड्स टू कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल और लिमिटेड रिसोर्सेज। लेकिन रिसोर्सेज एक्चुअली में क्या है, लिमिटेड है। आजकल भी आप लाइफ में देख लो तो हमें पूरे रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, तो हम उसके लिए compete करते हैं। जब हम compete करते हैं तो इस केस में जो तो फिटेस्ट है, जो तो फिटेस्ट इंडिविजुअल है वो तो सर्वाइव कर जाएगा compete करके एंड रिप्रोड्यूस भी करेगा, बट जो बेचारा ऐसा नहीं कर सकता वो तो फिर गया, राइट। So government of many countries have also realized this fact and introduced various restraints with a view to limit human population growth. In nature, a given habitat has enough resources to support a maximum possible number, beyond which no further growth is possible. Let us call this limit. अब देखो के क्या है यहाँ पे, हमारे पास पूरे रिसोर्सेज वैसे नहीं हो सकते, हमें बस एक लिमिट तक रिसोर्सेज मिल सकते हैं। दैट लिमिट एज अ नेचर कैरिंग कैपेसिटी कॉल्ड के। इस लिमिट को ही हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी और जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट स्पीशीज इन दैट हैबिटेट। अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज शो इनिशियली अ लैग फेज। जब एक पॉपुलेशन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ग्रो कर रही होती है ना, उस टाइम पे वो क्या करती है, सबसे पहले तो एक लैग फेज शो करती है। दैट इज़ द लैग फेज, राइट। ये सेकेंड ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है, लॉजिस्टिक ग्रोथ का। फर्स्टली जब उसके पास रिसोर्सेज बहुत शॉर्ट है तब तो वो लैग फेज शो करेगी, राइट। बी यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, बी इज व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यार यहाँ पे रिस्पॉन्सेज क्यों लिखा हुआ है, आई थिंक यहाँ पे ना रिसोर्सेज आना चाहिए था। व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड द ग्रोथ प्लॉट इज लॉजिस्टिक, या यहाँ पे ना रिसोर्सेज होना चाहिए था, बट देखो यहाँ पे एनसीईआरटी ने गलत लिखा है, तो क्या हम ऐसे पढ़ के जाएंगे। लेट्स सी, आई डोंट नो, आई थिंक मेरी बुक थोड़ी पुरानी है शायद, पता नहीं आपकी बुक में भी शायद ऐसा ही हो। तो तब तो क्या होगा, लैग फेज शो होगा फॉलोड बाय फेजेस ऑफ एक्सेलरेशन एंड द डी एक्सेलरेशन व्हेन फाइनली एन असिम्प्टोट व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेज द कैरिंग कैपेसिटी। जैसे ही उसकी डेंसिटी लिमिट पर चली जाएगी, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी पर चली जाएगी, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेज द कैरिंग कैपेसिटी अ प्लॉट ऑफ एन इन रिलेशन टू टाइम रिजल्टिंग इन द सिग्मॉइड कर्व। देन वहाँ से वो प्लॉट कौन सा बन जाएगा, सिग्मॉइड कर्व,
एक मिनट, द अ प्लॉट ऑफ एन इन रिलेशन टू टाइम रिजल्ट इन अ सिग्मॉइड कर्व. यस, दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड द वेरिएबलिस्ट पीरियोडिक ग्रोथ. ये इंपॉर्टेंट है, आ चुका है क्वेश्चन में पहले. सो नेक्स्ट इज़ कि यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है dn/dt, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है. यहाँ पे n का डिनोट करता है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, r इज़ द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड k इज़ द कैरिंग कैपेसिटी. सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल्स पॉपुलेशन आर finite and become limiting sooner or later. The logistic growth model is the considered as a more realistic one and gather from government, that is not important. So guys, यहाँ पे ना हमारा जो नेक्स्ट है लाइफ हिस्ट्री एंड वेरिएशन, आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा. आई थिंक 1 या 2 लेक्चर और होंगे इस चैप्टर के. तो यहाँ पे फाइनली हमारा चैप्टर फिनिश होने वाला है. एंड इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे. यार बहुत ही प्यारे प्यारे नोट्स बनाए हैं मैंने. नोट्स को देखते ही मन करेगा कि मतलब पढ़ ले, इस चैप्टर को कंप्लीट कर ले. और बहुत प्यारे कलरफुल नोट्स हैं. इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे. उसके साथ साथ आपको फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो मतलब एक लाइक तो बनता है. बहुत मेहनत लग रही है इन सब चीज़ों में, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड लेक्चर ज़रूर देखना और मुझे रिव्यू ज़रूर देना, उसका फीडबैक ज़रूर देना कि कैसा लगा आपको. राइट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. और इस चैप्टर को हम जल्दी फिनिश करते हैं. थैंक यू.